हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। और उसमें मैंने जो स्क्रीन शेयर की है, इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा कि ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो डिस्कस हम कर लेते हैं अबाउट ये मैं आपको शायद पहले भी पढ़ा चुका हूँ आयोश को लेके। और इसमें डिटेल्स दी हुई हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है, उस इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री ऑन द इन्वायरमेंट, यानी इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट क्या है। एक तो ये होता है कि इन्वायरमेंट का इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, और दूसरा होता है कि इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे कि जो लगने वाली इंडस्ट्री है या जो इंडस्ट्री ऑपरेट हो रही है उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। दूसरा, हाउ कैन यू कंट्रोल पोल्यूशन एंड वेस्ट, हम कैसे जो है वो पोल्यूशन एंड वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, पोल्यूशन इज अ डिफरेंट टाइप एंड वेस्ट एक डिफरेंट टाइप है, दोनों ही इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं। एंड व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि हमारा कोर्स का नाम ही इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएस है, तो उसके मेन एलिमेंट्स क्या है, तो 3 पॉइंट्स हम इस मॉड्यूल के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये ऑफिशियल मॉड्यूल है आयोश का, और जो मैं आपको इस वक्त जो है कोर्स के अंदर करा रहा हूँ, जिस मतलब इट कवर्स ऑलमोस्ट आवर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को एक बहुत अच्छे अंदाज में कवर करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा जो पहला पॉइंट था, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री ऑन द इन्वायरमेंट, कि इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। मतलब कोई इंडस्ट्री ऑपरेशन फेज में है तो वो इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट डाल सकती है। तो ये डेफिनेशन मैं आपको करा चुका हूँ बार बार कोर्स के अंदर भी, कि इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग विच सराउंड अस। एक तो सिंपल डेफिनेशन ये है, लेकिन यहाँ पे जो क्योंकि हम इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री देख रहे हैं तो उसके लिए से इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट द एयर, द लैंड एंड द वाटर। ठीक है, तीन चीजें, तीन एलिमेंट्स, थ्री, देयर आर थ्री एलिमेंट्स, द एयर, द लैंड एंड द वाटर अराउंड अस विच प्रोवाइड्स द कंडीशन फॉर डेवलपिंग एंड सस्टेनिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। देखें, इन्वायरमेंट जो है हमें सस्टेन करने के लिए, अब जितनी जिंदगी की कितनी जितने भी शक्लें हैं, चाहे वो वाटर के अंदर हैं, चाहे वो प्लांट्स की सूरत में है, चाहे वो लाइट की सूरत में है, तो ये जितनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हमें मिल रही हैं सस्टेन करने के लिए, इन्वायरमेंट हमें वो प्रोवाइड करता है। तो इन्वायरमेंट हमारा एज अ सोर्स भी है। सोर्स का मतलब ये है कि इट प्रोवाइड्स अस मैनी थिंग्स, यानी रॉ मटेरियल हमें इन्वायरमेंट से मिलता है। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, कपड़ा कपड़ा बनाना है, कपड़े वाली इंडस्ट्री है, तो इन्वायरमेंट से वो रॉ मटेरियल लेती है। पानी वो ज़मीन से लेती है, जो कॉटन है वो भी ज़मीन से लेती है। इसी तरह लाइट है तो वो सूरज से मिल रही है उसको। ठीक है, डाइंग के लिए केमिकल्स हैं वो भी आपको ज़्यादातर जो है वो सॉइल से मिलते हैं। तो ये जितनी भी इन्वायरमेंट है वो हमें सस्टेन करके करने के लिए, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जितनी भी शक्लें हैं लाइफ की, उन सबको सस्टेन करने के लिए ये इन्वायरमेंट हमें जो है वो लाइफ कंडीशंस प्रोवाइड करता है, कंडीशंस। इसी तरह कुरान मजीद में भी आता है, जैसे कि हमने अलम नजअलिल अर्ज़ किफ़ाता, कि हमने क्या ज़मीन को किफ़ात नहीं दिया। किफ़ात का मतलब क्या है, क्या इसको तमाम क्या अहया व अमवाता, जिंदों और मुर्दों के लिए, सबके लिए हमने इसको ऐसा इसका सीना चौड़ा कर दिया है कि ये सस्टेन करता है, जिंदों को भी सस्टेन कर रहा है, मुर्दों को भी सस्टेन कर रहा है। तो ये कंडीशन हमें ये अर्थ प्रोवाइड कर रही है, ये हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड ये है कि अनफॉर्चुनेटली वी समटाइम्स यूज आवर इन्वायरमेंट एज अ डस्टबिन। देखिए, मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट को हम एज अ सोर्स तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम इसको डस्टबिन के तौर पे, मतलब हम एज अ सिंक भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे सोर्स एंड सिंक की बात मैं बता दूं, सिंक क्या है, हमारे घरों के अंदर वॉश बेसिन लगे होते हैं, तो हम जब जब हम टैप खोलते हैं उसकी, तो पानी आना शुरू हो जाता है। तो यही जो पानी आ रहा है ये एज अ सोर्स है। और फिर जब हम वॉशिंग करते हैं, जब वॉशिंग करते हैं तो उस वॉशिंग के बाद उस जो गंदा पानी होता है, जो ड्रेन वाटर होता है, उसको एज अ सिंक, उसको सिंक में डाल रहे होते हैं, वॉश बेसिन में डाल रहे होते हैं। तो इसी तरह इन्वायरमेंट ना सिर्फ हमें लाइफ सस्टेन करने के लिए जगह दे रहा है, कंडीशन दे रहा है, बट ऑल्सो इट प्रोवाइड्स कंडीशंस फॉर द डस्टबिन ऑफ एवरीथिंग वी डोंट वांट। हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमारे इस्तेमाल के लिए बेकार हो गई है और इट बिकम्स वेस्ट, हमारे लिए वेस्ट बन गया है, तो हमें जो है वो एज अ डस्टबिन भी काम कर रहा है, एज अ
यू कैन से सिंक के तौर पे भी हमें इन्वायरमेंट सस्टेन करा रहा है। तो दोनों कंडीशंस है, दोनों कंडीशन में दे रहा है। तो जब हम हमारा 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 जो कंसर्न है वो उस सूरत पे भी है, मतलब एज अ सोर्स भी है। लेकिन मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो एज अ डस्टबिन, एज अ सिंक हम बहुत ज़्यादा इसको कवर करेंगे। ठीक है, सोर्सेज को हम यूटिलाइजेशन कम कर सकते हैं, लेकिन सोर्सेज की यूटिलाइजेशन को बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते। इसी तरह दूसरी तरफ जो है हम क्या नाम है इसका, डस्टबिन के तौर पे तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इस डस्टबिन को ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं या कम ख़राब कर रहे हैं? तो इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ये प्रोवाइड करता है। तो बहरहाल नंबर वन जो है, अगर मैं दिस इज मैंने आपसे कहा था ना लास्ट स्लाइड के अंदर कि वो लास्ट स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया था कि द एयर, यानी इधर एयर को हम खराब कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लैंड है हमारी एज इन टर्म्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, और तीसरी तरफ वाटर है। तो तीनों चीज़ों को, ये तीनों चीज़ें हमें एज अ कंडीशन प्रोवाइड कर रही हैं फॉर सस्टेनिंग लाइफ, और इन्हीं तीनों चीज़ों को एट द सेम टाइम हम खराब भी कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम ईएमएस की बात करें तो ईएमएस बनता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ये मैं एरो कर रहा हूँ इस तरफ। तो हम ये देखते हैं सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट आर, कोई कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्ट, जब आप ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्ट एनवायरनमेंट पे देखेंगे तो उन फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे। नंबर वन पे अल्टीमेटली उसकी लोकेशन, लोकेशन कहाँ है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एक ही इंडस्ट्री है और इसके पेप्सी कोला है या कोका कोला है या कोई डाइंग यूनिट है, तो उसकी लोकेशन क्या है? कराची के हवाले से बात करूँ तो उसकी लोकेशन साइट एरिया में है, कोरंगी में है, मुल्तान में है, ठीक है, साहिवाल में है। किसी भी तो लोकेशन मैटर करती है, क्योंकि हर लोकेशन के अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। किसी लोकेशन पे क्या होगा, आसपास किसी चाय वाले की दुकान होगी, किसी लोकेशन पे क्या हो सकता है, कोई आबादी नहीं हो सकती, किसी लोकेशन पे क्या हो सकता है, कोई रिमोट एरिया है, किसी लोकेशन पे जो है वो साथ में कोई ऐसा हो सकता है कि आपने इंडस्ट्री ऑपरेट करी और साथ में कोई जो है वो सेंसिटिव एरिया, लाइक वहाँ पे कोई जैसे नेशनल पार्क है या कोई भी बॉडी है जो कि खराब हो सकती है, वेटलैंड है कोई। ठीक है, तो लोकेशन मैटर करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट में सबसे पहले एक फैक्टर देखेंगे कि लोकेशन क्या है। दूसरे नंबर पे उसको सप्लाईज क्या आ रही है, मतलब रॉ मटेरियल क्या आ रहा है उसका। यहाँ पे क्योंकि टिम्बर टिम्बर मार्केट है, तो टिम्बर के हवाले से इन्होंने दिखाया है कि दिस इज द सप्लाईज विच आर नॉर्मली रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द इंडस्ट्री। और तीसरे नंबर पे अगर मैं बताऊं कि भाई इसके अंदर बात की जाए तो वो है वर्किंग एक्टिविटीज़। वर्किंग एक्टिविटीज़ क्या है, मतलब वहाँ पे ऑपरेशन क्या चल रहा है, कटिंग हो रही है, फर्स्ट क्या लकड़ी का फर्नीचर बन रहा है, पर दिस इज वुड, वुड टिम्बर है तो टिम्बर से फर्नीचर में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोसेस क्या होगा, अल्टीमेटली कटिंग हो रही होगी वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे इसकी रगड़ाई हो रही होगी, वहाँ पे जो है इसकी फिनिशिंग हो रही होगी, वहाँ पे केमिकल पेंट यूज़ हो रहे होंगे। तो फिर है प्रोडक्ट्स क्या बन रही हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स फर्नीचर बन रहा है या इस वुड से जो है बच्चों के स्कूल की चीज़ें बन रही हैं, तो अल्टीमेटली वहाँ पे हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे कि प्रोडक्ट्स और एंड प्रोडक्ट्स क्या आ रही हैं वहाँ पे। और फिर फाइनली ये सारी चीज़ें बनने के बाद उन एक्टिविटीज़ को लेके, रॉ मटेरियल से लेकर उससे वेस्ट क्या जनरेट हो रहा है, वेस्ट सॉलिड की शक्ल में है, लिक्विड की शक्ल में है, तो ये सारा बताएंगे। अच्छा, यहाँ इन्होंने बताया कि एन ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट कुड कम फ्रॉम वन सिंगल इवेंट। ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट जो एनवायरनमेंट पे बाज़ औक़ात एक सिंगल इवेंट काफ़ी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक सिचुएशन दिखाई गई है कि एक ऑयल टैंकर है और ये थ्रू सी जा रहा है, तो वहाँ पे उसका स्पिल हो गया। तो स्पिल होने के नतीजे में क्या हुआ, एक सिंगल इवेंट है, एक सिंगल इवेंट हुआ है और इसने कितना डैमेज कर दिया एनवायरनमेंट को, सी के एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। जैसे कि यहाँ पे कराची के अंदर आपको याद होगा तस्मान ऑयल स्पिल हुआ था, 1998 में हुआ था शायद। तो उसमें क्या हुआ था, ये आपका पूरा सी शोर जो है ख़राब हो गया था। इस सी शोर के ख़राब होने से बहुत सारी मछलियाँ मर गई थी, बहुत सारे इसके नुकसानात हुए थे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट जो है बाज़ औक़ात सिंगल इवेंट से आ जाता है, एंड समटाइम्स ये जो है आपको मल्टीपल सोर्सेज से मिलता है। मल्टीपल सोर्सेज क्या है, ये फर्स्ट क्या है, ये अगर मैं बात करूँ कि सारी एयर एमिशन फैक्ट्री, इस फैक्ट्री से भी धुआं निकल रहा है, एयर एमिशन हो रही है, इस फैक्ट्री से भी एयर एमिशन हो रही है, और मल्टीपल फैक्टर्स हैं आपकी जो है कार्बन बर्निंग हो रही है किसके अंदर, व्हीकल्स के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर। छोटे छोटे सोर्सेज, बड़े बड़े सोर्सेज मिलके, सेवरल सोर्सेज मिलके जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक है, इंडस्ट्री एक ही है लेकिन डिफरेंट सोर्सेज हैं जो कि ग्रेजुअल बिल्डअप कर रहे हैं। वेस्ट क्या है, वेस्ट इज एनीथिंग दैट बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक, ठीक है, कोई भी बिजनेस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई पब्लिक है, वो
क्यों फेंक देती है? बिकॉज दे आर नो लॉन्गर नीड ऑफ इट, ठीक है। जब उनकी जरूरत नहीं थी तो फेंक देंगे। मिसाल के तौर पे पिछले एग्जांपल में देखा, टिम्बर है तो लकड़ी का काम, जितनी लकड़ी बचेगी वो फेंक दी जाएगी या बिक जाएगी, ठीक है। फिर केमिकल है, अगर केमिकल यूज में नहीं हुआ, पेंट्स यूज में नहीं हुआ तो उसको फेंक दिया जाता है उठा के, ठीक है। तो वेस्ट हमारी वो चीज होगी विच इज नो लॉन्गर यूज ऑफ इट, लाइक वी यूज टिश्यूज एंड इफ द टिश्यूज आर नो लॉन्गर वे फॉर इट, तो हम क्या करते हैं, उसको थ्रो ऑफ कर देते हैं। पहले पोल्यूशन की वेस्ट की डेफिनेशन थी, यहाँ पे आई है पोल्यूशन की डेफिनेशन। तो वेस्ट और पोल्यूशन में क्या फर्क है? फर्क ज्यादा नहीं है। दिस इज पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है? इज द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस और एनर्जी। इसमें एनर्जी भी आ जाएगी, ठीक है, इसमें एनर्जी भी आ जाएगी। तो बाज़ औक़ात सिर्फ हम सब्सटेंस रिलीज नहीं कर रहे होते, बाज़ औक़ात हम एनर्जी भी रिलीज कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल कैसे है कि अगर आपने एक आजकल की प्रैक्टिसेस क्या है, नॉर्मली आपने देखा होगा, लोग क्या करते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं और जला देते हैं, और वो ये सोचते हैं कि इस जलाने से जो है वी आर रिड्यूसिंग द पोल्यूशन, ठीक है, आपने उसको पोल्यूशन को ख़त्म कर दिया। लेकिन कुलिया नहीं है, मतलब कायदा ये नहीं है। आपने कन्वर्ट नहीं किया, आपने सब्सटेंस तो शायद खत्म कर दिया, लेकिन क्या कर दिया, पोल्यूशन किसका कंट्रीब्यूशन किया, एनर्जी रिलीज कर दी इन्वायरमेंट के इनटू द इन्वायरमेंट, और ये हो सकता है ज़्यादा खतरनाक हो। और यही पोल्यूशन जो है रिजल्ट होगा हमारे एयर, लैंड या वाटर की कंटेमिनेशन का। यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि एक इंडस्ट्री है, ठीक है, वो एयर एमिशन भी कर रहा है और इसी के साथ साथ वो वेस्ट वाटर भी जनरेट कर रहा है। तो पोल्यूशन की सिचुएशन है, बाज़ औक़ात वो एनर्जी की सूरत में नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, बाज़ औक़ात वो सब्सटेंसेस की सूरत में नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली कुछ रीडिंग्स दी हैं एंड दिस इज द यूके डाटा, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का डाटा है, यूके बेस्ड स्टडी। हमारे यहाँ कोई ऐसी स्टडी नहीं हुई अभी तक, तो देयर आर स्टिल नीड ऑफ वर्किंग फॉर दिस स्टडी। इस पे पीएचडीज भी हो सकती हैं हमारे यहाँ नॉर्मली। ये सॉरी, अगर यूके की बात की जाए, दे से दैट दे हैव नियरली 588 वाटर पोल्यूशन इंसिडेंट्स, ठीक है। और क्योंकि वाटर के हवाले से बात हो रही थी, वाटर पोल्यूशन, इसी तरह लैंड पोल्यूशन के 252 इंसिडेंट्स हैं उनके पास, और और 155 एयर पोल्यूशन इंसिडेंट्स, ठीक है, सबसे कम एयर पोल्यूशन के इंसिडेंट है, विच हैव अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। और ये कह रहे हैं कि इन इम्पैक्ट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान है, इस डैमेजेस का, एनवायरमेंट इंसिडेंट्स का इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा नुकसान है। भाई जब जब वो कह रहे हैं दे हैव नो डाइंग यूनिट्स, उनके यहाँ तो डाइंग यूनिट्स भी नहीं है, तो हमारे यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि वी हैव मैनी वाटर पोल्यूशन इंसिडेंट्स। हमारे यहाँ तो कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होती। वी हैव मैनी लैंड पोल्यूशन इंसिडेंट्स। हमारे यहाँ जो लैंडफिल साइट्स हैं, इवन लैंडफिल साइट जो हैं वो पूरी चोक हो चुकी हैं, भर चुकी हैं। कराची की अगर बात करूँ तो कराची के अंदर जो हमारे पास धाबेजी लैंडफिल थी वो तो बंद हो गई। दूसरे नंबर पे जो हमारी सरजानी की चल रही है, सरजानी पे जो है, तो वो भी तकरीबन फिलअप होने वाली है। तो अब इनका इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे। इसी तरह एयर पोल्यूशन, हमारे यहाँ कितनी एयर पोल्यूशन है ये हमें लॉकडाउन के बाद अंदाजा हो गया होगा कि क्योंकि अब इन्वायरमेंट थोड़ा सा साफ हुआ है। तो ये इनके सीरियस इम्पैक्ट्स है। दीज आर द स्टडीज कैरिड आउट इन यूके एंड व्हाट अबाउट अस, पाकिस्तान का क्या हालात हैं, इस पे भी नजरसानी करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन था, थिंक अबाउट हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट्स द एनवायरनमेंट। आप सोचें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कैसे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डाल रही है। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लिया जाए, हमदर्द ले लें, बहरिया ले लें, कराची यूनिवर्सिटी ले लें, कुछ भी ले लें, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो कैसे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डाल रही है, कौन से एस्पेक्ट्स हैं, वाटर के हवाले से कौन से एस्पेक्ट्स हैं, लैंड के हवाले से कौन से एस्पेक्ट्स हैं, सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है, अल्टीमेटली हो रहा है, और वाटर पोल्यूशन भी हो रही है, अल्टीमेटली हो रही है, नॉइस पोल्यूशन भी हो रही है, ठीक है, इसी तरह एयर एमिशन भी हो रही हैं। तो बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस कर रही होती हैं। फिर आ जाए कि कैसे कंट्रोल करना है। यहाँ तक तो था कि हम ये हो रहा है। अब हमने देखा ना, हाउ कैन वी कंट्रोल पोल्यूशन एंड वेस्ट, पोल्यूशन और वेस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे। अच्छा, यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि वंस यू हैव आइडेंटिफाई हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट्स द एनवायरनमेंट, एक दफ़ा आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे अफेक्ट कर रही है, तो हम उसके लिए कुछ स्पेसिफिक इश्यूज या स्पेसिफिक मैनेजमेंट करेंगे। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसका पेट्रोल पंप है, तो अब वो देखना चाह रहा है कि मेरा पंप का इम्पैक्ट क्या आएगा एनवायरनमेंट पे। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो वंस यू आइडेंटिफाइड, ठीक है, उसने क्या किया, रिस्क असेसमेंट की। वंस यू हैव आइडेंटिफाई हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट्स द एनवायरनमेंट, यू विल नीड टू एस्टेब्लिश द इश्यूज रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक मैनेजमेंट। यहाँ इसने कहा कि भाई ये पंप है मेरा और इसके नीचे क्योंकि एक टैंक बना हुआ है, और अगर खुदा ना खास्ता है टैंक लीक होता है तो इट विल क्रिएट वाटर पोल्यूशन, तो उसने स्पेसिफिक मैनेजमेंट करनी इसके। तो इसके लिए क्या करेगा, वो
वन वे टू डू दिस इज द रिस्क असेसमेंट। यहाँ पे वो क्या करेगा, रिस्क असेसमेंट करेगा कि कितने चांसेस हैं इसके, और अगर वो रिलीज हो गई मतलब चांसेस, ये कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये लीक हो सकता है टैंक। और दूसरा दूसरा ये कि भाई अगर ये इसमें से ऑयल जो है लीकेज होती है तो वो क्या, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो दोनों चीजें, ठीक है, अकरेंस ऑफ हार्मफुल एक्टिविटीज क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, दोनों चीजों को लाइकली, एक तो लाइकलीहुड चेक करेगा, दूसरे उसके कॉन्सिक्वेंस। चांसेस मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि भाई जिस जगह पे पंप लगा हुआ है उसकी जमीन भुरभुरी है, वहाँ पे बहुत ज्यादा पानी की सीपेज होती है, तो अल्टीमेटली टैंक जल्दी खराब होगा। तो रिस्क असेसमेंट उसकी लाइकलीहुड क्या है, टैंक की लीकेज की बहुत ज्यादा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये है कि भाई आसपास जो है एक वाटर चैनल जा रहा है, पानी का चैनल, साफ पानी का पाइप जा रहा है और उसमें ये लीक होके जा सकता है, तो अल्टीमेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी ज्यादा होंगे। बात जगह पे दोनों चीजें कम होती हैं, मिसाल के तौर पे कि अगर टैंकर जो है आपने बहुत ज्यादा इंसुलेट किया हुआ है या उसकी जो ड्राई कंडीशंस हैं, ठीक है, सीपेज लीकेज नहीं है और आसपास कोई वाटर लाइन भी नहीं जा रही, तो इसका मतलब कॉन्सिक्वेंस कम है बहुत। द वेज ऑफ डीलिंग विद पोल्यूटेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे ना बहुत जबरदस्त किस्म का, कि अगर आप किसी पोल्यूटेंट को ले रहे हैं या वेस्ट को ले रहे हैं तो उसको उसको कैसे डील करना है। एक इंडस्ट्री है, वो पोल्यूटेंट प्रोड्यूस कर रही है, वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स को वो कंसिडर करेगी। मिसाल के तौर पे उस पोल्यूटेंट का पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या है। मिसाल के तौर पे मरकरी है, ठीक है, एक थर्मामीटर बनाने वाली कंपनी है, थर्मामीटर बनाने वाली कंपनी में क्या मरकरी यूज होता है, तो अगर फर्ज किया मरकरी एज अ पोल्यूटेंट लिया जाए तो उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, दूसरे नंबर पे उसकी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, फर्ज किया कोई एनईक्यूएस है उसके हवाले से, नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड है, या कुछ जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट्स है या कोई इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स है, तो लीगल रिक्वायरमेंट्स हमें उसकी देखनी पड़ेंगी और उसको उसी के विद इन द लिमिट्स हमें उसको लाना पड़ेगा। ये फैक्टर्स हैं। नंबर 3, बेस्ट प्रैक्टिसेस डेवलपमेंट। आपने कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस है जो डेवलप करनी है, फर्ज किया दोनों चीजें, लाइवलीहुड और कॉन्सिक्वेंस दोनों कम करने हैं या एक कम करना है, कंपनी का बजट कितना है, ये सारा देखना होगा आपको। और फिर स्टेक होल्डर या सोसाइटल कंसर्न, आसपास आबादी नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आसपास आबादी है, स्टेक होल्डर कंसर्न, पब्लिक इज अ प्रॉब्लम देयर। एक इंडस्ट्री की मैंने आपको शायद बताया था, एक इंडस्ट्री की क्यूरी आई कि वो कहने लगे साहब के, क्योंकि मैं लोहे का काम करता हूँ तो मेरी छोटी सी एक भट्टी है, मैं लोहे को पिघला के उसको शेप देता हूँ, मार्केट में बेचता हूँ, लेकिन आसपास 8-10 घर है, तो जब वो लोहे की ठुकाई होती है, लोहे को पीस कूटा जाता है तो शोर पैदा होता है, उस नॉइस की वजह से जो है आसपास की आबादी वाले तंग कर रहे हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा। तो बहरहाल इस तरह के क्वेश्चन सोसाइटल कंसर्न होती है। इंडस्ट्री ऐसी जगह पे तो नहीं है जहाँ पे कोई सोसाइटी मौजूद है। फिर वैल्यूज एंड पॉलिसीज क्या है, क्या वैल्यूज हैं आसपास, क्या प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उसकी वैल्यूज क्या है, क्या पॉलिसीज डेवलप की हैं आपने, किस नेचर की पॉलिसीज हैं। अच्छा, इंटरनेशनल पॉलिसीज क्या है, आपकी लोकल पॉलिसीज क्या है, सारी कंसिडर होंगी। और फिर इकोनॉमिक इशूज। इकोनॉमिक इशूज मैंने आपको बताया, ये तो इकोनॉमिक इशूज तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कंसर्न रखता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोकल कंपनीज हैं वो तो बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करती, दे थिंक दैट इन्वायरमेंट इज अ बर्डन। ठीक है, तो इकोनॉमिक इशूज हैं, कंपनीज आर रिलक्टेंट टू पे फ्रॉम वेयर, यानी उस जगह पे वो पे ही नहीं करती जहाँ उन्हें लगता है कि कुछ मिलेगा ही नहीं, तो अल्टीमेटली कोई भी खर्च नहीं करेगा। तो अब इकोनॉमिक इशूज आर द इशूज when solving pollution and waste problems, the following hierarchy can help। ये एक हायरार्की है जिसको मैं कहता हूँ PR4। मैं कहता हूँ PR4 यानी R की पावर 4। P फॉर प्रिवेंट, ठीक है, या आप प्रिवेंट करें, कोशिश करें वेस्ट प्रोड्यूस ना हो। R फॉर रिड्यूस, ठीक है, फिर रीयूज कर लें, रिसाइकल कर लें, रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज कर लें। तो ये है वो साइकिल। तो प्रिवेंट सबसे ज़्यादा आपको मैक्सिमम किस में मिलेगा, प्रिवेंट में मिलेगा कि आप कचरा प्रोड्यूस ही ना करें, वेस्ट प्रोड्यूस ना करें, रिड्यूस कर लें, रीयूज कर लें, रिकवर कर लें, या फिर रिस्पॉन्सिबली उसको डिस्पोज। सबसे कम सेफ्टी आपको किस में मिल रही है, रिस्पॉन्सिबली डिस्पोजल में। अच्छा, ये हमने शुरू में डिस्कस किया था कि एक जहाज है, एक टैंकर है, एक ऑयल टैंकर है, और वो कहीं पे इंसिडेंट हो सकता है, तो यू मस्ट हैव प्लान्स इन प्लेस आपके पास। इफ एन इंसिडेंट अकर्स, अगर कोई वाकया हो सकता है, तो योर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू हैव प्रोसेस इन प्लेस एंड रिस्पॉन्स एंड रिपेयर एनी डैमेज। अगर कुछ होता है तो आपके पास उसका रिस्पॉन्स टीम मौजूद हो। कंपनीज में अगर आग लगती है तो अल्टीमेटली
इमरजेंसी रिस्पांस प्लान मौजूद होते हैं। इसी तरह आपके जो एनवायरमेंट स्पिल्स हो रहे हैं, कंपनी को आपको पता है कि फर्ज या ऑयल टैंकर जाना है, तो आपके पास उसको उसको मैनेज करने का रिस्पांस प्लान मौजूद होना चाहिए और इसकी कंटिन्यूसली क्या होनी चाहिए। और दीज प्लान शुड बी द पार्ट ऑफ, देखें दिखा रहे हैं आपको, दिस अभी स्पिल नहीं है लेकिन क्या है, दिस प्लान शुड बी द पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इमरजेंसी प्रोसीजर विच मे बी रिव्यूड एंड प्रैक्टिस्ड रेगुलरली। बाज़ दफा फायर ड्रिल्स होती हैं, हर कंपनी में आग तो नहीं लगती लेकिन फायर ड्रिल्स हो रही होती है। फायर ड्रिल्स क्या बताती हैं कि आप जो है ये प्रैक्टिसिंग में है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इंसिडेंट हैपन होता है तो आपने उसके लिए क्या करना है। तो आपको प्लान इन प्लेस, ये नहीं कि आज आज ऑयल टैंकर लीक हो गया और अब सजेशन आ रही है कि भाई ये अगर ऐसे होता तो ऐसे ना हो जाता। फिर जैसे हमारे यहाँ तस्मान ऑयल स्पिल हुआ था, बाद में सजेशन है, कोई कह रहा है उसके ऊपर गोबर डाल दें तो वो ऑयल कम हो जाएगा, कोई कह रहा है उसको स्किमिंग कर लें। तो बहुत सारे ये प्लान इन प्लेस नहीं थे, तो इस वजह से जब प्लान इन प्लेस नहीं होते तो परेशानी होती है, आपको दिक्कत उठाना पड़ती है। तो दीज प्लान मस्ट बी बिफोर, आपको इमरजेंसी की कोई कंडीशन आ सकती है तो आपके पास इमरजेंसी रिस्पांस प्लान हो, ईआरपीस बने हो और उन ईआरपीस की प्रैक्टिसिंग हो, मतलब लोग उसको जो जो उसकी टीम है वो प्रैक्टिस कर रही हो। ये नहीं आग लगी बिल्डिंग में आप जो है वो लोग कह रहे हैं यार मैं इनको इंसाफ को कैसे बचाऊं। ठीक है, अब आ जाइए, लास्ट हमारा था कि व्हाट आर द मेन, जो हमारा सब्जेक्ट भी है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था कि पीडीसीए साइकिल भी है और पॉपीमार भी है। यहाँ पे हम देख लेते हैं ये क्या कहते हैं। अल्टीमेटली भी वही कह रहे हैं जो मैंने कहा था, द बेस्ट वे टू मैनेज इन्वायरमेंटल रिस्क इज टू हैव अ सिस्टमैटिक अप्रोच। ठीक है, क्या मतलब, व्हेन मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, आपके पास क्या होना चाहिए इन्वायरमेंटल रिस्क को मैनेज करने के लिए। एक साइकिल बताई इन्होंने जिसको हम पीडीसीए साइकिल कहते हैं। पी में आपका पॉप आ जाता है, डू में इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है, चेक में मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑडिट आ जाता है, एक्ट में रिव्यू आ जाता है। तो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो वी हैव प्लान इन प्लेस, हमारे पास प्लान इन प्लेस होने चाहिए। तो ये है हमारा पीडीसीए साइकिल। और फाइनली इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, अच्छा फ़ायदा क्या होगा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, मिनिमाइज योर कंपनीज रिस्क एसोसिएटेड विद इट्स इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट। फ़ायदा क्या होगा हमें कि हमारे कंपनीज का जो रिस्क है, ठीक है, वो रिड्यूस होगा। उससे क्या फ़ायदा होगा हमें, अगर मैं ईएमएस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करता हूँ तो उसके बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं, गेटिंग अ लाइसेंस टू ऑपरेट, एक तो हमें लाइसेंस मिल जाता है। जैसे हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं, वो लाइसेंस देती हैं कि भाई ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली काम कर रहा है, इनको आप काम करने दें। अदरवाइज चोरों की तरह कंपनियां छुपती फिरती हैं ये इन्वायरमेंटल इंस्पेक्टर से, इन्वायरमेंटल ऑफिसर से, कि यहाँ पे किस तरह बच जाए, हमारी जान छुट जाए। ठीक है, तो वो बच नहीं सकती जब तक कि आप ईएमएस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम लेके आएंगे तो ही आपकी मार्केट बनेगी, नहीं तो अदरवाइज ये आप छुपते फिरे। फिर कंप्लाई विद द लॉ, कंप्लाइंस होती है। अगर आप देखें जब कोई ऑर्गेनाइजेशन खुलती है तो उसके ऊपर सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट्स लगती है, तो एक इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट भी है, उसके भी लॉज बने हुए हैं, तो उसकी कंप्लायंस हो रही होती है। तीसरे नंबर पे कंट्रोलिंग कॉस्ट, कॉस्ट कम हो जाती है। आप कॉस्ट इस सेंस में नहीं, कंपनी को नजर आता है कि मैं पैसा पे कर रही हूँ, हालांकि उसका पैसा बच रहा होता है। बहुत सारी चीज़ों में पानी में हो सकता है पैसा बच जाए अगर कंपनी, बाज़ कंपनी ऐसी हैं, मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम बताऊंगा जो कि पानी को डाइंग यूनिट से पानी को यूज़ करते थे और पानी को बगैर ट्रीटमेंट के बहा देते थे, डाल देते थे, तो वो इन्वायरमेंट को भी डैमेज हो रहा था। बाद में उन्हें समझ में आई कि भाई ट्रीटमेंट के टर्शियरी ट्रीटमेंट पे गए, फिर टर्शियरी ट्रीटमेंट में उनको पता चला कि जितना पानी वो फेंकते थे उसका 50 या 60% जो है वो रिसाइकल कर सकते हैं। तो रिसाइकल करके रिसाइकल किया पानी और उसी पानी को उन्होंने दोबारा इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो उनकी कॉस्ट कंट्रोल हो गई, पानी सस्ता पड़ गया उनको। गेटिंग एक्सेस टू प्रोडक्ट एंड कैपिटल मार्केट्स, इसी तरह वो एक्सेस कर सकते हैं प्रोडक्ट्स या कैपिटल मार्केट्स पे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कंपनी को टैग लग जाता है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंपनी है, तो उसको कैपिटल मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या है, आपको रिलेशन अच्छे होते हैं जनरल पब्लिक के साथ, क्योंकि आप इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहे। पब्लिक भी इन्वायरमेंट से उसका ताल्लुक है, खाना पीना कहाँ से होगा, सारा इन्वायरमेंट से होगा। नॉइस जनरेट नहीं होगी, कंपनी जनरेट नहीं करेगी, तो अल्टीमेटली पब्लिक खुश होगी। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा क्विज है, ये हम देख लेते हैं, इन्वायरमेंटल क्विज है ये, खैर डाटा यहाँ का नहीं है। अच्छा हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा इन्होंने क्वेश्चन किया है, हाउ लीटर्स ऑफ ऑयल इट टेक्स टू पोल्यूट 1 मिलियन लीटर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कितने लीटर पानी जो है, सॉरी तेल जो है वो 1 मिलियन 10 लाख लीटर पानी को खराब कर सकता है। ड्रिंकिंग वाटर कितने लीटर, भाई कितना लीटर हो सकता है, तो इट इज जस्ट 1 लीटर। 1 लीटर पानी जो है वो 1 लाख लीटर को पानी को खराब कर सकता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है।
तो आप खुद ही सोच लिए जो ऑयल स्पिल्स होते हैं वो कितना डैमेज पहुंचाते होंगे। कितने किलोग्राम ऑफ वेस्ट रिसाइकल कर सकते हैं या कंपोस्ट कर सकते हैं यूके के अंदर ईच ईयर। हमारे पास डाटा नहीं, इस वजह से हम यूके की स्टडी ले रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इतने किलोग्राम वेस्ट को हम रिसाइकल कर सकते हैं, कंपोस्ट करते हैं। जब रिसाइकल या कंपोस्ट करते हैं तो उसमें फ़ायदा बेनिफिट ये होता है कि वेस्ट आपका रीयूज हो जाता है। तो इतना वेस्ट यूके के अंदर पर पर्सन कर सकता है 171 kg। और हमारे यहाँ अगर हिसाब लगाया जाए तो कितना वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है और कितना रिसाइकल हो रहा है, तो इसकी रेशो हमारे पास है ही नहीं। फिर आ जाइए कितने किलोग्राम हर पर्सन यूके के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है हर साल। तो इसका भी डाटा उन्होंने कैलकुलेट किया, ऑल्दो वी हैव नो डाटा। तो 495 नियरली 500 kg जो है पर पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है डेली बेसिस पे, ईच ईयर, सॉरी हर साल। कितने लीटर वाटर वेस्ट कर देते हैं हमारे यहाँ। आपको देखा होगा, कभी नोट किया होगा कि टूटी खोलते हैं और टैप खोलने के बाद जो है अगर किसी ने ब्रश करना हो तो वो टैप चलता रहता है, ठीक है, कोई पूछ नहीं होती, वो टैप चलता रहता है। इवन अगर कोई वॉशिंग हो रही है, बाज़ औक़ात हमारी ख़वातीन जो है बर्तन धो रही होती हैं, घरों के अंदर मासियाँ पानी इस्तेमाल कर रही होती है, तो पानी को बेधड़क बेबहा बहाती हैं, ठीक है। तो कितना पानी यूके के अंदर ज़ाया हो रहा है, पाकिस्तान की तो बात नहीं है इसमें। तो दे थिंक दैट एक ऑफिस वर्कर जो है ईच मंथ कितना पानी, वो तकरीबन 1000 लीटर, अप्रॉक्सीमेटली 1000 लीटर जो है वो पानी वेस्ट हो रहा है ईच मंथ, ठीक है। ये तो एक पर्सन कर रहा है, तो आप मल्टीपल कर ले हमारे यहाँ कितना पानी ज़ाया हो रहा है। कितने पाउंड सेव कर सकते हैं एक कंपनी जो है अगर प्रिंट करती है ऑन बोथ साइड्स ऑफ A4 शीट। अगर वो कंपनी जो है A4 शीट के दोनों साइड पे प्रिंट शुरू कर दे तो उसकी कितनी बचत हो सकती है। हाँ, अल्टीमेटली 4000 पाउंड की बचत हो सकती है, इतना पैसा बचा सकती है वो। कितने टन्स ऑफ हैजर्डस वेस्ट जनरेट होता है यूके या सॉरी इंग्लैंड एंड वेल्स में रिसेंट ईयर में कितना हुआ। हैजमेट हैजर्डस मटेरियल लिखा हुआ है बेसिकली, तो ये तकरीबन कितने टन्स ऑफ वेस्ट होगा, ये होगा तकरीबन 6 मिलियन। देखिए टैंकर भी लंबा हो गया, ठीक है। तो कितने टन ऑफ हैजार्डस वेस्ट जनरेट करता है, ये इतने टन हमारे पास 6 मिलियन टन हैजार्डस वेस्ट जनरेट होता है। और फाइनली हमारा क्वेश्चन है टोटल अमाउंट ऑफ वेस्ट इन टन्स प्रोड्यूस्ड बाय द यूके ईच ईयर। कितने अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस हो सकता है यूके के अंदर, तो वो है तकरीबन 335 मिलियन। तो इतना वेस्ट टन्स वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है यूके के अंदर। अच्छा, प्लास्टिक कैरियर बैग्स, हमारे यहाँ तो प्लास्टिक पे बैन हुआ था लेकिन उसकी कोई सही शक्ल नहीं निकली है, वो दोबारा काम शुरू हो गया उसके ऊपर, ठीक है। प्लास्टिक माफिया हमारे पास। प्लास्टिक कैरियर बैग्स गिवन टू यूके शॉपर्स इन रिसेंट ईयर्स कितने हैं, 10 बिलियन जा चुके हैं शॉपर्स के पास। जो शॉपर्स मतलब जो दुकानदार होते हैं वो तकरीबन इतने बिलियन यानी 10 बिलियन बैग्स शॉपिंग बैग खरीदते हैं। तो ये आपके पास छोटा सा क्विज था। तो गेटिंग राइट क्या है कि प्लानिंग ऑफ फॉर प्रिवेंशन एंड रिडक्शन इज चीपर देन क्लीनिंग अप आफ्टरवर्ड, ठीक है। ये बहुत अच्छी क्लियर बात है कि बजाय इसके कि आप बाद में सफाई कर रहे हो, उससे बेहतर ये कि आप पहले से उसके प्रिवेंट कर लें। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से जो है परहेज बेहतर होता है, ठीक है। परहेज जब तक इंसान करता है तो इलाज पे उसको जाना नहीं पड़ता। तो इसी तरह कंपनीज अगर परहेज करती रहेंगी तो उनको इलाज पे जाना नहीं पड़ेगा। ये ना एक बहुत बड़ा ऑयल स्पिल कर दिया या कोई बहुत बड़ा मेजर इंसिडेंट कर दिया, उसके बाद उसकी उसकी जो है वो सोल्यूशन निकाल रहे हैं, उस पर कंपनी और पैसा पे कर रही है, ठीक है। तो वो आफ्टरवार्ड जो है वो ज़्यादा खर्चा होता है। गुड इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस हैड एडवांटेजेस, आपको फायदा होगा। कंपनी को समझ में नहीं आता, कंपनी कहती है यार मैं खर्चा करूंगी, पैसा लगाऊंगी, हालांकि उसको फायदा हो क्या, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है। फिर डरती नहीं है कंपनी, उसको बोल्डली काम करे, कम्पिटिटिवनेस होती है मार्केट में उसकी उसको कम्पीट नहीं कर सकते बिकॉज अच्छा बेटर रिलेशन एंड प्रीमियम्स, उसको प्रीमियम्स भी अच्छे मिलते हैं। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंपनीज को नॉर्मली प्रीमियम्स भी अच्छे मिलते हैं, वो शो कर सकती है कि मैं इन्वायरमेंट में इतना पैसा खर्च करें। फिर इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इनटू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को इंटीग्रेट करवाइए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। इसमें आपने 3 चीज़ें देखनी है। अगेन मैं आपको बता दूँ कि इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री क्या है एनवायरनमेंट के ऊपर, आप कैसे पोल्यूशन वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, और कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को के कंसिडर किए जाते हैं। तो सारी बातें आप पढ़ चुके हैं, इसको देख लीजिएगा। और इस पे हम जो है वो इंशाल्लाह किसी सेशन भी रखेंगे ताकि इसको क्लियर किया जा सके।